Students, very good morning to all of you. Namaste, Assalamu alaikum, Sat Sri Akal. Myself Suresh Kumar, and today I am going to take chapter number 3, pair of linear equations in two variables from class 10th mathematics. Today we are going to take exercise 3.1 of the chapter pair of linear equation in two variables. We have already done one question of exercise 3.1. Today we will continue from question number 2. तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का अपने टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है उसी को लिखते हैं। कहता है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम the coach of a cricket team buys three नंबर फॉर्म में भी लिख रहा हूँ 3 bats and 6 balls for rupees 3,900. Later she buys one bat and 3 balls of the same kind for rupees 1,300. Represent this situation algebraically and geometrically. ये आपसे सवाल पूछा गया है। आपको सवाल को सबसे पहले बड़े ध्यान से समझना है, एक एक स्टेटमेंट को समझना है, उन स्टेटमेंट्स के बीच में जो कंडीशंस पैदा हो रही हैं उन कंडीशंस को समझना है, फिर उन कंडीशंस के मुताबिक हर एक स्टेटमेंट का यूज़ करके उनको इक्वेशन में तब्दील करना है। तो देखो सबसे पहले हम वही करेंगे अलजेब्रिकली मेथड में, वही तो जिसमें हम स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाएंगे उसी को तो अलजेब्रिकल मेथड कहा जाता है। तो सबसे पहले हम उसी को ही करेंगे। देखो स्टेटमेंट्स को समझते हैं। कहता है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, किसी क्रिकेट टीम का कोई कोच है एंड ही और शी बाइज 3 बैट्स, वो 3 बैट्स को खरीद रहा है, साथ ही साथ 6 बॉल्स को भी खरीद रहा है। कितनी? 3 बैट खरीद रहा है और 6 बॉल को खरीद रहा है, और कितने में? 3,900 रुपीज़ के बीच में वो खरीद रहा है। बाद में उसको पता चलता है कि ये कम पड़ जाएगा, इसलिए वो कुछ और ख़रीदारी करती है। उस ख़रीदारी के बीच में क्या बाई करती है? वो 1 बैट और ख़रीदती है वो, ठीक है। क्रिकेट टीम की जो कैप्टन है वो एक लेडी है, ठीक है। तो उसके बाद में वो 1 बैट और ख़रीदती है और साथ ही साथ 3 गेंदों को और ख़रीदती है जो कि सेम काइंड के हैं। मतलब जैसे बैट और जैसी बॉल्स उसने पहले ली थी वैसी ही बॉल्स वैसे ही बैट अब फिर से वो ख़रीद रही है। इसका मतलब
जो कॉस्ट 1 बैट के लिए वहाँ पर पहली वाली कंडीशन में उसको लगी होगी, वही कॉस्ट 1 बैट के लिए या 1 बॉल के लिए अब भी लगेगी जब वो दूसरी बारी ख़रीदारी कर रही है। मतलब जो कॉस्ट ऑफ बैट है, ये कॉस्ट ऑफ बॉल है, दोनों कंडीशन में सेम रहने वाली है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रहे, कॉस्ट ऑफ 1 बैट की बात कर रहा हूँ मैं। कॉस्ट ऑफ 1 बैट, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल जो है वो सेम रहने वाली है दोनों कंडीशंस के बीच में। तो दूसरी बार उसने क्या ख़रीदा है, दूसरी बॉल 1 बैट ख़रीदा और 3 गेंदें खरीदी, लेकिन इस बार उसने अदा कितने किए पैसे, 1300 रुपये अदा किए हैं, यानी कि 1300 रुपीज़ के बीच में 1 बैट और 3 गेंदें खरीदी हैं दूसरी बार। अब वो कहता है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो सबसे पहले सॉल्यूशन की तरफ अगर मैं जाऊं, इसके सॉल्यूशन की तरफ अगर मैं जाता हूं, तो इस सवाल के बीच में आपको बार बार जिक्र आ रहा है बैट और बॉल का। ठीक है, तो बैट और बॉल की जो कॉस्ट है, 1 बैट कितने का है आपको नहीं पता है, 1 बॉल कितने की है आपको नहीं पता है। सिर्फ इतना है कि पहली बार आपने 6 गेंदें खरीदी, 6 बॉल्स खरीदी और 3 बैट खरीदे, जिसके लिए 3900 अदा किए, और दूसरी बार 1 बैट और 3 गेंदें खरीदी, जिसके लिए 1300 रुपये अदा किए हैं। सिर्फ इतना पता है। तो आपको टोटल कॉस्ट अगर आपको निकालनी है तो सबसे पहले 1 बैट का क्या कॉस्ट आपको बैठ रहा है, या 1 बॉल की क्या कॉस्ट है, 1 बैट की क्या कॉस्ट आपको बैठ रही है, वो आपको पता होना चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम यहीं से ही शुरू करेंगे। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, कॉस्ट ऑफ 1 बैट। 1 बैट की कॉस्ट क्या है वो आपको पता नहीं है, इसलिए आप उसको x मान रहे हो। क्या मान रहे हो, x वेरिएबल के साथ में डिनोट कर रहे हो। वैसे ही कॉस्ट ऑफ 1 बॉल कितनी है वो भी आपको पता नहीं है, नहीं पता है तो उसको y मान लो। लेकिन कंडीशन के मुताबिक चलें, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, पहली कंडीशन के मुताबिक चलें तो वो कहता है 6 बॉल और 3 बैट को ख़रीदने के लिए उसने 3900 को अदा किया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 3 बैट की कॉस्ट जमा 6 बॉल की जो कॉस्ट आ रही है, उन दोनों को अगर जमा किया जाए तो 3900 निकलना चाहिए। लेकिन 3 बैट की कॉस्ट कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ 1 बैट इनटू नंबर ऑफ बैट्स, यही होगा ना, है ना। कैसे निकालोगे, आप निकालोगे कॉस्ट ऑफ 1 बैट इनटू नंबर ऑफ बैट्स प्लस कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इनटू नंबर ऑफ बॉल्स। ठीक है, ऐसे करोगे, जो कि इक्वल टू होना चाहिए हमारे पास में 3900 के। ठीक है, RS 3900 के बराबर होना चाहिए। तो अब इसी को आप इक्वेशन की तरह लिखना शुरू कर दो। तो आप कैसे करोगे इसको, कॉस्ट ऑफ 1 बैट, चलो मैं इसको अगर ऐसे करूँ, नंबर ऑफ़ बैट्स को पहले लिखूँ और कॉस्ट ऑफ 1 बैट को बाद में लिखूँ तो कोई फ़र्क पड़ने वाला तो नहीं है, नहीं पड़ेगा ना। तो मैं वैसे ही करने जा रहा हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा, नंबर ऑफ़ बैट्स, नंबर ऑफ़ बैट्स हमने कितने खरीदे थे 3, इनटू कॉस्ट ऑफ 1 बैट कितनी है x। तो ये किसकी कॉस्ट निकल जाएगी, ये निकल जाएगी कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स। उसके बीच में प्लस करने जा रहा हूँ, नंबर ऑफ बॉल्स कितनी थी 6, इनटू कॉस्ट ऑफ 1 बॉल कितनी थी y। ठीक है, और ये किसकी निकल जाएगी, कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स निकल जाएगी, जो कि इक्वल टू हमारे पास में आना चाहिए 3900। यही तो इक्वेशन 1 है हमारे पास में। यहाँ पर हमारे पास में इक्वेशन 1 बन जाएगी। या इसी को और लिखना चाहो सिंप्लीफाई करके तो ये बन जाएगा 3x प्लस
6y इक्वल टू 3900, ये हमारे पास इक्वेशन 1। ठीक है, तो एक इक्वेशन आपने तैयार कर ली है एल्जेब्रिकली, यानी कि एक कंडीशन के मुताबिक जो इक्वेशन आपके पास में बन रही है वो ये आ रही है। दूसरी कंडीशन के मुताबिक अगर मैं चलता हूँ, अब नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन के मुताबिक चलता हूँ। और सेकंड कंडीशन क्या कह रही थी कि एक बैट खरीदा है और 3 गेंदों को ख़रीदा है, जिसके लिए 1300 रुपये वो अदा कर रही है। तो आपको टोटल बैट की कॉस्ट क्या पड़ जाएगी? एक ही बैट ख़रीदा है तो इसका मतलब एक बैट ख़रीदा और एक बैट की कॉस्ट है वो x, प्लस 3 उसने बॉल्स ख़रीदी हैं और 3 बॉल्स की कॉस्ट उसको क्या बैठेगी? 3 इंटू वाई, है ना, यही कॉस्ट बैठेगी ना। और ये क्या बन जाएगी? सेकंड इक्वेशन बन जाएगी, जो कि किसके बराबर आ रही है? 1300 रुपये के बराबर आ रही है। दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है ये, और ये बन जाएगी हमारे पास सेकंड इक्वेशन। तो इक्वेशन की फॉर्म में हमने इसको सवाल को लिख लिया है, और जब इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं इसी को तो एल्जेब्रिकल मेथड कहा जाता है। तो एल्जेब्रिकली आपने इस स्टेटमेंट को, ठीक है, और इस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर दिया है एल्जेब्रिकली। अब बात आती है इसको आपने रिप्रेजेंट करना है जियोमेट्रिकली। तो जियोमेट्रिकली के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो जियोमेट्रिकल कंडीशन को शो करने के लिए आपको हर एक इक्वेशन का एक टेबल बनाना पड़ेगा, जिसके बीच में आपको x की कम से कम 2 वैल्यूज़ और y की कम से कम 2 वैल्यूज़ निकालनी है। तो क्योंकि 2 इक्वेशंस हैं आपके पास में, तो 2 टेबल बनाना पड़ेगी, जिसके बीच में हर एक इक्वेशन के बीच में आप x की 2 वैल्यूज़ और y की 2 वैल्यूज़ कम से कम लोगे। ठीक है, और वो कैसे हासिल करोगे उसका भी हम करेंगे। चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 का टेबल बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले किसका? इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास में थी क्या, वो भी देख लेते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास में आ रही थी 3x + 6y इक्वल टू 3900। 3x + 6y इक्वल टू 3900, ये हमारे पास में इक्वेशन 1 आ रही थी। इसका हम टेबल बनाएंगे। ठीक है, ये इक्वेशन 1 के लिए टेबल है। यहाँ पर x, यहाँ पर y, यहाँ पर x की फर्स्ट वैल्यू आएगी, यहाँ पर x की सेकंड वैल्यू आएगी। अगर आप निकाल सकते हो तो x की 3, 4 जितनी ज़्यादा वैल्यू लोगे उतना अच्छा है, लेकिन टेबल को बनाने के लिए या ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम 2 वैल्यूज़ ऑफ x और y आपके पास में होना ज़रूरी है। ठीक वैसे ही दूसरा टेबल भी बनेगा, जिसके बीच में हम x और y की कम से कम 2 वैल्यूज़ लेंगे। और ये कौन सी इक्वेशन के लिए है? दिस इज़ फॉर इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास में थी क्या, वो भी देख लेते हैं। इक्वेशन 2 थी हमारे पास में x + 3y इक्वल टू 1300। x + 3y इक्वल टू 1300, ये थी हमारे पास में सेकंड इक्वेशन। अब देखो टेबल हम कैसे तैयार करेंगे। टेबल को तैयार करने के लिए यहाँ पर हम x की वैल्यूज़ को सपोज करेंगे। मतलब जैसे हो गया x, मान लेते हैं x आप 0 ले रहे हो, तब y की वैल्यू क्या आ रही है। मान लेते हैं x आप 1 ले रहे हो, तब y की वैल्यू क्या आ रही है। मान लेते हैं x आप 2 ले रहे हो, तब y की वैल्यू क्या आती है। मान लेते हैं x आप
4 ले रहे हो तब y की वैल्यू क्या आती है। तो जब आप x को यहाँ पर लोगे, उस x को आपको इक्वेशन के बीच में पुट करना पड़ेगा, उस x की वैल्यू को इक्वेशन के बीच में पुट करना पड़ेगा। पुट करने के बाद में इक्वेशन को सॉल्व करना है, तब आपके पास में y की वैल्यू भी हासिल हो जाएगी। तो x की कौन सी वैल्यू पुट करने पे आपको y की कौन सी वैल्यू हासिल हुई वो आपको यहाँ पर लिखनी है। x की कौन सी वैल्यू पुट की इक्वेशन के बीच में, और इक्वेशन को सॉल्व करने पे कौन सी वैल्यू आए वो यहाँ पर पुट करोगे। ठीक है, हासिल करने के बाद में लास्ट में उसका आप ग्राफ बनाओगे। यहाँ पर एक चीज़ याद रहे, x की आप ऐसी ही कोई वैल्यू चूज़ करना, ठीक है, x की कोई ऐसी ही वैल्यू आप चूज़ करना जिससे y की वैल्यू भी एक मतलब कि ऐसी वैल्यू आए जो कि एक डेसिमल फॉर्म में ना हो। ठीक है, वो डेसिमल फॉर्म में ना हो, नंबर फॉर्म में हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से वो आना चाहिए। ऐसे होगा क्या, ऐसे अगर नंबर आएंगे कुछ इस तरीके के जिसमें 1 2 3 4 5 6 आता है, या जो डेसिमल की फॉर्म में ना होंगे, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में ना होंगे, ऐसे नंबरों को हम ग्राफ पेपर के ऊपर इजीली लोकेट कर सकते हैं। तो आप x की कुछ ऐसी ही वैल्यू चूज़ करना जिसकी वजह से y की वैल्यू इस तरीके के नंबर की फॉर्म में आए। लेकिन यहाँ से आप ये मत समझना कि आपने अगर डेसिमल वाला नंबर आ गया तो वो गलत है, नहीं। अगर आप उसको ग्राफ पेपर के बीच में लोकेट करोगे, हो तो जाएगा लेकिन टाइम कंज्यूम करेगा, आसान नहीं होगा लेकिन हो जाता है। ठीक है, आप उसको लोकेट कर सकते हो लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होता है वो मेथड। तो डेसिमल की फॉर्म में नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगर आ भी जाता है फ्रैक्शन की फॉर्म में, डेसिमल की फॉर्म में, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सवाल गलत हो गया, नहीं, वो सवाल आपका सही ही है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में होनी चाहिए। लेकिन यूजुअली हम नंबर्स की फॉर्म में कुछ इस तरीके से लेते हैं जो ग्राफ पेपर के ऊपर इजीली लोकेट हो जाए। 1 2 3 4 इनको जल्दी से लोकेट कर सकते हो, जबकि फ्रैक्शंस को जल्दी से लोकेट करना आसान नहीं होता है। तो मैं x की कुछ ऐसी वैल्यूज़ लूँगा जिससे y भी ऐसी वैल्यू दे जो कि उस ग्राफ पेपर के ऊपर जल्दी से लोकेट हो जाए। जैसे मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, मैं x की वैल्यू ले रहा हूँ यहाँ पर 0। जब x इस इक्वेशन के बीच में 0 होगा तो y हमारे पास में उस टाइम पे क्या आएगा। देखो, x को 0 करने का मतलब क्या हो गया, देखो यहीं पर देख लो आप। जब हम x को 0 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 × 0 हो जाएगा इक्वेशन के बीच में, क्योंकि x की जगह 0 आ जाएगा। तो 3 × 0 0 हो जाएगा, रह क्या जाएगा 6y। मतलब ये 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन जो है एक ही वेरिएबल वाली रह जाएगी। तो ये सबसे सिंपल तरीका होता है, हम 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन को एक वेरिएबल की इक्वेशन में तब्दील करते हैं, इससे जल्दी से वो सॉल्व हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और याद रहे, जो भी आप वैल्यू लोगे x की वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बार बार आप 0 लेते रहोगे तो आपने मतलब इजी बनाने के लिए आप इसको 1 वेरिएबल वाली इक्वेशन बना दोगे और 0 लेते रहोगे। उस केस के बीच में y की वही सेम वैल्यू बार बार आती रहेगी। तो देखा जाए तो वो तो एक ही पॉइंट आपने हासिल किया, उसको आप ग्राफ पेपर के ऊपर इजीली लोकेट नहीं कर पाओगे, उसका ग्राफ नहीं बना पाओगे। लोकेट तो कर लोगे एक पॉइंट को, लेकिन उसका ग्राफ नहीं बना पाओगे। तो इसीलिए जो भी वैल्यू आप यहाँ पर लोगे वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पर x ले रहा हूँ 0, तब मेरे पास में y क्या आएगा, तो इक्वेशन के बीच में पुट कर लेते हैं। लेट x = 0, ऐसी कंडीशन के बीच में क्या हो जाएगा, 3 × x की जगह 3 × 0 हो जाएगा और प्लस 6y हो जाएगा = 3900। अब क्या हो जाएगा, 3 × 0 0 हो जाएगा, रह क्या गया 6y = 3900। यहाँ पर y हमारे पास में क्या आ जाएगा, 3900 डिवाइडेड बाय 6। अब देखो क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, कि ये 3900 जो है क्या 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो कर लेते हैं, हो जाएगा 3 2 = 6, 3 1 = 3, 3 3 = 9 और साथ में 0 0। ठीक है, क्या आया 0 0।
जब हमने इक्वेशन के बीच में x की जगह 0 लिया है, x की जगह 0 लिया है, तब हमारे पास में 6y = 3900 आता है और y = 3900 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। 6 को मैं 3 के साथ में डिवाइड कर सकता हूँ। 3 2 ज़ा, ठीक है, 3 के साथ में डिवाइड किया तो 3 2 ज़ा 6 होता है और 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और साथ में 2 0। अब आगे भी ये हो सकता है क्योंकि लास्ट में 0 आ रहे हैं तो ये 2 के साथ में डिवाइड हो सकता है। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 13 है ना, यहाँ पर 13, तो 2 6 ज़ा कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। 13 में से 12 जाएगा तो 1 बच जाएगा, वो 1 जब इस 0 के साथ में लगेगा तो क्या बन जाएगा, 10। 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा और लास्ट में अब क्या बचा हुआ है, 0। और हमारे पास में यहाँ पर y की क्या वैल्यू आ गई, y = 6 5 0 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, 6 5 0 आ रहा है। तो जब हम x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं टेबल के बीच में, इक्वेशन के बीच में, तो y उस टाइम पे इक्वेशन के बीच में हमको 650 देगा। क्या देगा, 650 देगा। तो आपने यहाँ पर x की एक वैल्यू, y की एक वैल्यू टेबल के बीच में हासिल कर ली है। अब कम से कम 2 वैल्यूज़ होनी चाहिए। अब x की कौन सी वैल्यू को अब यहाँ पर पुट करोगे, तो अगर मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0 पुट किया था, यहाँ पर अगर मैं 1 पुट करता हूँ, ठीक है, तो y की वैल्यू उस टाइम पे मुझे डेसिमल में मिलती है। क्या, किस में मिलती है, डेसिमल की फॉर्म में मिलती है। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं वैल्यू को 1 पुट करता हूँ इक्वेशन के बीच में, x की जगह 1, तो यही इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3 × 1 + 6y = 3900 बन जाएगी। और 3 × 1 3 होता है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, वो 3 × 1 3 हो जाएगा, 3 + 6y = 3900 हो जाएगा। और 6y किसके बराबर हो जाएगा, 3900 - 3 के बराबर, ठीक है। और 3900 में से माइनस अगर 3 आप कर देते हो, चलो मैं करके ही दिखा देता हूँ, देख लो आप करके। मान लेते हैं लेट x = 1, क्योंकि ऐसे समझाने में आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ऐसे पेज के ऊपर करने पे जल्दी समझ जाओगे। मान लेते हैं अब x की जगह आप 1 ले रहे हो, क्या, x की जगह 1 ले रहे हो, तो ये बन जाएगा 3 × 1 + 6y = 3900, 6y = 3900। ये 3 × 1 3 होता है, जो कि इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा। और 6y = क्या हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7, यहाँ पर 9, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 3, ठीक है। अब y = किसके बराबर हो जाएगा, ये 3897/6, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इसको डिवाइड करना चाहोगे, क्योंकि यहाँ पर देखो ये डिनोमिनेटर क्या है, इवन नंबर है, ऊपर क्या है, ऑड नंबर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ये डेसिमल में ही आने वाला है। किस में आने वाला है, डेसिमल में ही आने वाला है। आप फिर चेक कर लो, 6 6 ज़ा 36 है ना, 36 और यहाँ पर क्या है 38, तो 38 में से 36 गए, 2 बचेंगे, वो 2 इस 9 के साथ में लगेंगे तो 29 बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, 29। और 6 4 ज़ा 24 होता है, 29 में से 24 जब जाएंगे तो 5 बच जाएगा, 5 जब इस 7 के साथ में लगेगा 57 बन जाएगा, ठीक है, समझ लो कुछ, 57 बन जाएगा। तो नाइन के साथ में जब ये 6 मल्टीप्लाई होता तो 54 बनेगा। हमारे पास क्या आ रहा था, 57 था, है ना, और 6 × 9 54 होता है, तो 57 में से 54 जब जाएगा 3 बच जाता है। क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। कितना बचेगा, 3 बचेगा।
अब आएगी बारी डेसिमल की। उस 3 के साथ में जब 0 लगेगा वो 30 बन जाएगा और 6 5 जा 30 होता है। तो हमारे पास में यहाँ पर ये डेसिमल की फॉर्म में आ रहा है। किस में आ रहा है? ये डेसिमल की फॉर्म में ये नंबर आ रहा है। y इक्वल टू डेसिमल की फॉर्म में आ रहा है। y इक्वल टू हमारे पास में 649.5 आ रहा है। तो यहाँ पर ये डेसिमल की फॉर्म में है, इसको लोकेट करना ग्राफ पेपर के ऊपर थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन ये बात समझ लेना कि ये वैल्यू गलत है। नहीं, डेसिमल में भी हो सकती है। अगर आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो निकल सकती है, लेकिन यूजुअली हम नंबर वाली फॉर्म में ही लेते हैं। तो नंबर वाली फॉर्म में लाने के लिए मुझे यहाँ पर x की कौन सी वैल्यू को चूज़ करना पड़ेगा। चलो मैं इसको भी लिख ही लेता हूँ। x को अगर मैं 1 लेता हूँ तो मेरे पास में ये निकलता है 649.5। y की वैल्यू उस टाइम पे 649.5 आती है। ठीक है, उसके बाद में अगर आप x को 2 लेते हो, मान लेते हैं आप x की जगह 2 ले रहे हो, तब हमारे पास में y कितना निकल जाएगा। तो देखो यहीं पर मैं कर रहा हूँ, रफ़ है ये रफ़ वाला पोर्शन आप यहाँ पर नहीं करोगे। रफ़ के लिए आपके पास में अलग से पेज होना चाहिए। ठीक है, आप सिर्फ सॉल्यूशन के बीच में ये टेबल बनाओगे, रफ़ वाला पोर्शन अलग करोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ इसी के ऊपर ही रफ़ कर रहा हूँ। आप ऐसा नहीं करोगे, आप रफ़ वाला पोर्शन अलग करोगे। यहाँ जब आप सॉल्यूशन करोगे उसका सिर्फ टेबल ही आप तैयार करोगे। तो जब आप x की जगह 2 लेते हो तो आपके पास में इक्वेशन क्या बन जाएगी? 3 इंटू 2 बन जाएगी। 3x की जगह 3 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि x आप 2 ले रहे हो, प्लस 6y इक्वल टू 3900। क्या हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और प्लस 6y इक्वल टू 3900। 6y इक्वल टू 3900 माइनस 6 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का 6 है, इधर आके माइनस का 6 हो जाएगा। और क्या रह जाएगा? y इक्वल टू 3900 में से 6 को निकालोगे तो कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा 3894, यही बचेगा ना। और यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई था, इधर आके ये 6 डिवाइड हो जाएगा। तो देखो क्या ये इसके साथ डिवाइड होता है, करके देख लेते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा। 2 जब 9 के साथ में लगेगा 29 बन जाएगा, है ना। और क्या बन जाएगा? 9 3 ज़ा 27। फिर क्या बच जाएगा? 29 में से 27 जब जाएगा तो 2 बच जाएंगे। 2 जब 4 के साथ लगेंगे 24 बनेंगे। 8 3 ज़ा 24 होता है। उसके बाद फिर से जा सकता है। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा। 1 जब 8 के साथ में लगेगा 18 बन जाएगा। और 9 2 ज़ा 18 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू क्या निकल रही है? 649। y की वैल्यू कितनी निकल रही है? 649 निकल रही है। कब? जब आप x की जगह 2 लेते हो तो y हमारे पास में 649 देता है। ठीक है, इसी तरीके से जब आप x की जगह, अब 2 वैल्यूज़ तो हमारे पास में आ ही गई हैं कम से कम, है ना। 2 तो आ गई हैं, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब इसका तो प्लॉट हो जाएगा। यहाँ पर 2 चाहिए थी हमारे पास में, तो 3 आ रही हैं वैल्यूज़। तो 3 वैल्यूज़ हमने निकाल ली इक्वेशन 1 के लिए। अब चलते हैं इक्वेशन 2 की तरफ। उसका भी हम ऐसे ही करेंगे, है ना। मैं पहले बता रहा हूँ, ये वाला पोर्शन जो है ये हम रफ़ पेज के ऊपर करेंगे। जब आप सोल्यूशन कर रहे होंगे फेयर कॉपी के ऊपर, या सवालों का जब जवाब दे रहे होंगे एग्ज़ामिनेशन के टाइम में, उस टाइम पे आप ये रफ़ के लिए अलग से पेज या एक साइड में करोगे रफ़ वाला पोर्शन। तो मैं इधर ही कर रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। कर लेते हैं इक्वेशन के बीच में पुट करके, टेबल के बीच में अब मैं पुट करूँगा इसको।
तो देखो सबसे पहले मैं इक्वेशन के बीच में क्या पुट कर रहा हूँ, x की वैल्यू कौन सी लूँगा ताकि हमारे पास में, या आप इसको पहले ऐसे सॉल्व कर लो इसी इक्वेशन को। इक्वेशन है क्या हमारे पास में, x + 3y = 1300। हमें तो y की वैल्यू चाहिए ना, 3y = 1300, x इसमें से माइनस हो जाएगा और y = 1300 - x/3, क्योंकि 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई है। अब देखो यहाँ पर क्योंकि हमें y की वैल्यू ही तो ढूंढनी है, x की कौन सी वैल्यू को यहाँ पर आप पुट करोगे ताकि आपको y की एक ऐसी वैल्यू हासिल हो जिसको आप इस ग्राफ पेपर के ऊपर इजीली लोकेट कर सको। तो यूजुअली हम डेसिमल वाले नंबरों को प्रेफर नहीं करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डेसिमल वाले नंबर नहीं आ सकते हैं या गलत हो जाएगा, नहीं, वो भी सही हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये डेसिमल वाला नंबर आया है, आप इसको भी ग्राफ पेपर के ऊपर लोकेट कर सकते हो। तो वो देखते हैं क्या होता है। मान लेते हैं आप x यहाँ पर क्या मान रहे हो, -1 ले रहे हो। क्या ले रहे हो, x को -1, x को -1 नहीं, x को 1 ही रखो आप, ठीक है, x को आप 1 ले रहे हो। तो इक्वेशन के मुताबिक क्या बन जाएगा, y = 1300 - 1/3, ठीक है, यही बनेगा ना। तो y = ये बन जाएगा मेरे पास में 1299/3, 3 1s are 3, 3 4s are 12, 3 3s are 9, 3 3s are 9। तो जब मैं x को 1 ले रहा हूँ तो y मेरे पास में उस टाइम पे आ रहा है 433। कितना आ रहा है, 433 उस टाइम पे मेरे पास में आ रहा है। तो देख लो आप, ये आ गया मेरे पास में 433, ठीक है, एक वैल्यू आपने पुट कर ली। उसके बाद में फिर से हमको 3 के साथ में डिवाइड करना है इसको, ठीक है। तो सबसे पहले x की वो कौन सी वैल्यू लेंगे जिसको अगर मैं इस 1300 में से निकाल दूं और फिर 3 के साथ में डिवाइड करूं, ठीक है, तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। अब क्या आ जाएगा, मैं कौन सी वैल्यू को लूँ, x की कौन सी वैल्यू लूँ। आप 1 की जगह आप 2 भी ले सकते हैं, आप कोई सी भी वैल्यू यहाँ पर आप ले सकते हो कि नहीं, ले सकते हो। तो पकड़ो भाई कोई सी भी वैल्यू अगर आप पकड़ना चाहते हो। मैं पकड़ रहा हूँ यहाँ पर 3, ठीक है, आसान बनाने के लिए, ताकि मुझे नंबर जो है वो डेसिमल वाली फॉर्म में ना मिले। अगर मैं 2 लेता हूँ तो मुझे डेसिमल वाली फॉर्म में नंबर मिलेगा, y की वैल्यू डेसिमल वाली फॉर्म में मिलेगी। लेकिन अगर मैं 3 लेता हूँ तो देखो क्या हो जाएगा, कर लेते हैं when x = 3। x अगर हमारे पास में 3 हो जाएगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरे पास में, 3 + 3y। भाई इसके बीच में कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ही बात है। यहाँ पर हमने सीधा y को, यहाँ पर सीधा हमने y को = 1300 - x/3 किया है, तो यहाँ पर भी ये लास्ट में ऐसा ही आएगा। चलो इस तरीके से भी समझा देता हूँ जैसे हमने पीछे किया है। तो x की जगह मैं 3 ले रहा हूँ, तो 3 + 3y = 1300, 3y = 1300 - 3, है ना, यही आएगा ना। और y = कर लो इसको बीच में से, क्या आएगा बताओ मेरे को, कितना आना चाहिए, बोलो कितना आना चाहिए, कितना निकालना चाहिए मुझे इसके बीच में से, 3 लेनी चाहिए। अरे भाई 3 लेंगे तब भी ये डेसिमल वाली फॉर्म में आने वाला है, ठीक है, किस में आने वाला है, ये डेसिमल वाली फॉर्म में आने वाला है। इसीलिए मैं 3 की बजाय क्या लूँगा, 4 को लूँगा। किसको लूँगा, 4 को लूँगा, 3 नहीं लूँगा। तो क्या बन जाएगा, ये 4 को लूँगा।
तो 4 + 3y = 1300, 3y = 1300 - 4, ठीक है। और y = क्या हो जाएगा, 1300 - 4 करोगे तो 1296 रह जाएगा। 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9 और 3 × 2 = 6 होता है। तो यहाँ पर मेरे पास में y की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 3 2, ठीक है। और ये वैल्यू मैंने यहाँ पर 1 के बाद में 4 क्यों ली है, ठीक है। 1 के बाद में 4 क्यों ली है, 4 इसलिए ली है क्योंकि 4 के साथ में मुझे एक नंबर हासिल होता है, ठीक है, जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, डेसिमल की फॉर्म में नहीं है। अगर मैं 3 लूँगा तब भी मुझे फ्रैक्शनल नंबर हासिल होगा या डेसिमल वाला नंबर हासिल होगा। अगर मैं 2 लेता हूँ तब भी मुझे फ्रैक्शनल नंबर हासिल होता है या डेसिमल वाला नंबर हासिल होता है। तो मैंने एक ऐसा नंबर चूज़ किया है जिसके साथ में अगर मैं x की जगह पुट करता हूँ तो y की वैल्यू मुझे एक ऐसा नंबर हासिल होता है जो कि एक फ्रैक्शन नहीं है, ना ही डेसिमल में है। तो इसीलिए मैंने ऐसे नंबर को चूज़ किया है। तो 4, ठीक है। 4 के बाद में आप किसको चूज़ कर सकते हो, कर लो भाई। पहले 1 था, उसके बाद 4 हुआ, उसके बाद क्या करोगे, 7 हो सकता है, ठीक है, उसके बाद 10 हो सकता है। तो आप किसी भी नंबर को आगे चूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास में 2 वैल्यूज़ निकल गई। जब आपने x को 4 चूज़ किया तब आपके पास में y की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 3 2, है ना, हो गई। तो आपके पास में टेबल बन करके तैयार हो गया। अब बात आती है, इसी टेबल को अब आपको ग्राफ पेपर के ऊपर लोकेट करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो पोर्शन है ये सारा का सारा रफ पोर्शन है। ये सिर्फ आपको टेबल के बीच में वैल्यूज़ को ढूंढने के लिए है, लेकिन ये वाला रफ वाला पोर्शन आप कभी भी सवाल को करते टाइम उसके साथ में नहीं लिखोगे। इसके लिए आपको अलग से पेज लिखना है, आपको सिर्फ टेबल बनाना है। स्टूडेंट्स, चलो चलते हैं अब इस इक्वेशंस के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास में दोनों ही इक्वेशंस के टेबल्स आ चुके हैं। यहाँ पर भी x की 2 वैल्यूज़ कम से कम आ चुकी हैं और y की भी 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। वैसे ही इक्वेशन 2 में भी x की कम से कम 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं और y की 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब इससे हमको ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमको, क्योंकि ये दोनों ग्राफ जो हैं एक ही दोनों इक्वेशंस के लिए जो ग्राफ आने वाले हैं वो एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट होंगे, तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, सबसे पहले हमको कुछ इस तरीके से x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ करना है। x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ करने के बाद में x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में जो लाइंस आपके पास में आ रही हैं x एक्सिस की और y एक्सिस की, उनको इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड करना है। जैसे मैंने यहाँ पर इक्वल सेगमेंट्स में x एक्सिस को काट के रखा हुआ है और y एक्सिस को भी इक्वल सेगमेंट्स में काट के रखा हुआ है। इतना करने के बाद में अब आपको एक चीज़ देखनी है। वो क्या चीज़ देखनी है, रेंज। रेंज क्या चीज़ है कि आपको देखना है कि कितने नंबर्स, ठीक है, नंबर्स की हाईएस्ट रेंज क्या है जिसको आपको इस ग्राफ पेपर के ऊपर बनाना है। उसी के हिसाब से ही तो आप सेगमेंट काटते हो ना, x एक्सिस के और y एक्सिस के सेगमेंट उसी के हिसाब से काटते हो, या x एक्सिस को या y एक्सिस के सेगमेंट्स को किसी पर्टिकुलर सेगमेंट या पर्टिकुलर हिस्से के बराबर आप लेते हो। जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि दोनों ग्राफ के लिए, जहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन के ग्राफ के लिए मुझे जो y एक्सिस के ऊपर जो रेंज मिल रही है वो मुझे मिल रही है 649 से लेकर के 650 तक की रेंज चाहिए, ठीक है। और ठीक वैसे ही y एक्सिस के ऊपर इक्वेशन 2 के बीच में जो मुझे रेंज चाहिए वो 433 432 इसके बीच की चाहिए, ठीक है। मतलब मैक्सिमम आपको 433 पे जाना है इस वाली इक्वेशन के बीच में, और यहाँ पर मैक्सिमम आपको 650 के ऊपर जाना है इस वाली रेंज पे। तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या इस y एक्सिस के 650 हिस्से करोगे क्या? नहीं,
आपको क्या करना है, हर हिस्से को एक मतलब कि कुछ इस तरीके से चूज़ करना है कि आपका ये जो ग्राफ है, ये जो वैल्यूज़ हैं वाई एक्सिस की, वो उसके ऊपर सारी की सारी आ जाए। कुछ इस तरीके से आपको इन सेगमेंट्स को लेना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस के ऊपर तो मुझे पता है वैल्यूज़ ही कम है, 0 1 2, तो ये 0 1 2 इसके ऊपर बड़ी आसानी के साथ में आ जाएंगी कि नहीं। यहाँ पर भी देखो 1 4, तो 1 4 3 4 5 6, ये तो इसके ऊपर बड़ी आसानी के साथ में आ जाएगी। बात आती है इन वैल्यूज़ को प्लॉट करने की, ये बड़ी वैल्यूज़ हैं, तो इनके लिए आप क्या करोगे, y की वैल्यूज़ जो हैं वो बड़ी हैं, तो उसके लिए भी एक सोल्यूशन है हमारे पास में। देखो सबसे पहले हम इक्वेशन 2 को प्लॉट करते हैं। किसको करेंगे, इक्वेशन 2 को प्लॉट करते हैं, क्योंकि इक्वेशन 2 के बीच में हमारे पास में छोटी रेंज है 433 432, इक्वेशन 2 के बीच में रेंज बड़ी है, इसलिए हम छोटी वाली रेंज से ही शुरू करेंगे, इसलिए मैं इसी इक्वेशन को चूज़ कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर आप यहाँ से आप क्या 433 तक बनाने के लिए क्या आप 1 2 3 4 5 इतने सेगमेंट लिखोगे, नहीं, इतना हमारे पास हो ही नहीं पाएगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पर जिग जैग लगा रहा हूँ। इस जिग जैग का तो आपने पढ़ा ही होगा, ग्राफ पेपर के बीच में बड़ा रोल होता है। ग्राफ पेपर के बीच में इस जिग जैग लाइन का मतलब होता है कि 0 से लेके जहाँ तक ये जिग जैग लाइन जा रही है वहाँ तक की वैल्यू को हमको ज़रूरत नहीं है इस ग्राफ पेपर के बीच में, ठीक है। तो जिग जैग का मतलब ये होता है। तो मैं 0 से लेके 430 तक, ठीक है, 0 से लेके 430 तक मैं इस जिग जैग लाइन को लगा रहा हूँ। आप ये समझ जाओ कि यहाँ तक की वैल्यू हमको ज़रूरत नहीं है, 0 से लेके 430 तक की वैल्यू की हमको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद चलते हैं, ये हो जाएगा 431, इसको 432, ठीक है, और ये क्या है 433, ये क्या है 434। उसके बाद में मैं फिर एक जिग जैग लाइन लगा रहा हूँ। इसका मतलब ये हो गया कि 435 से लेकर के 648 तक, समझ रहे कुछ, 648 तक की वैल्यू की हमको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में ये हो जाएगा 649, ये हो जाएगा 650, ठीक है, हो गया। ये चीज़ तो आपको समझ में आया होगा। तो हमारी एक मुसीबत तो ख़त्म हुई, मतलब y वाली वैल्यूज़ जो बहुत ज़्यादा आ रही थी, जिसकी रेंज जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, उसको तो हमने y एक्सिस के ऊपर क्या कर दिया, उसकी रेंज को बढ़ाने के लिए, मतलब जिसके बीच में वो सारी की सारी वैल्यू आ जाए, उसको हमने y एक्सिस के ऊपर उसकी एक रेंज तैयार कर ली है, जिसके बीच में ये सारी वैल्यूज़ फिट हो सकती हैं, y की सारी वैल्यूज़ फिट हो सकती है। तो वो मैंने कर लिया। इतना करने के बाद में x एक्सिस के ऊपर चलते हैं। x एक्सिस की मैक्सिमम वैल्यू क्या, मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 4 तक जा रही है ना, पूरे के बीच में मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 4 तक जा रही है। तो रेंज हम क्या कर सकते हैं, ये रेंज हमको बता सकती है कि हमें कितना लाइन सेगमेंट चूज़ करना है, एक सेगमेंट को, एक लाइन सेगमेंट को, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर एक सेगमेंट को, लाइन सेगमेंट को हमें कितने के बराबर रखना है। तो मैं यहाँ पर 2 लाइन सेगमेंट को 1 के बराबर रखने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारा हिस्सा बचा हुआ है, रेंज है हमारे पास में छोटी एक्स एक्सिस के ऊपर, इसीलिए मैं 2 सेगमेंट को 1 के बराबर गिनने जा रहा हूँ। तो 0 से लेके 1 हिस्सा, 2 हिस्सा ये 1, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा ये 2, पांचवा हिस्सा ये छठा हिस्सा ये 3, सातवां हिस्सा, आठवां हिस्सा ये 4, नौवां हिस्सा, 10वां हिस्सा 5, 11वां हिस्सा, 12वां हिस्सा, ये आ गया हमारे पास 6, ठीक है। आप इस तरीके से करो। हो गए।
इन 6 हिस्सों के बीच में हमारी x की सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। इतना करने के बाद में अब मैं चलता हूँ, किसी एक टेबल को पकड़ लेता हूँ किसी भी इक्वेशन के। तो मैं सबसे पहले इक्वेशन 2 के टेबल को पकड़ रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, जब आपके पास में x की वैल्यू जो है वो 1 है, क्या है, x की वैल्यू जब 1 आती है तो y की वैल्यू उस टाइम पे आपके पास में 433 आ रही है। x पे 1 और y पे 433। तो आप किस तरीके से लोकेट कर पाओगे इसको, आप इस तरीके से स्केल को पकड़ोगे और x पे 1 था तो x पे 1 के ऊपर स्केल को रख के y एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल में रख के एक डॉटेड लाइन लगाओगे। क्या लगाओगे, एक डॉटेड लाइन लगाओगे। और याद रहे, इस डॉटेड लाइन को बाद में आपको ख़त्म भी करना है रबर के साथ में। यहाँ पर मैं पेन के साथ में मार रहा हूँ, आप इसको पेंसिल के साथ में लगाओगे और बाद में इसको ख़त्म भी करोगे डॉटेड लाइन को। डॉटेड लाइन हो गई। उसके बाद में ये x एक्सिस की डॉटेड लाइन 1 पे, ठीक है, x एक्सिस की 1 वैल्यू के ऊपर ये डॉटेड लाइन आई जो कि पैरेलल आ रही है y एक्सिस के ऊपर। अब y पे कितनी वैल्यू हमको दे के रखी है, y पे हमारे पास में है 433। तो 433 कहाँ पे आ रहा है, ये 433, ठीक है। 433 पे आपको स्केल को रखना है और x एक्सिस के पैरेलल पे डॉटेड लाइन लगानी है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आ जाएगी ये 433 पे रख के डॉटेड लाइन। और मैं जैसा कि मैंने आपको बताया, डॉटेड लाइन को आपको बाद में ख़त्म भी करना है रबर के साथ में, इसको आप मिटाओगे भी, ठीक है। तो ये कहाँ पे कट हो रही है, यहाँ पे हो रही है कि नहीं, 433 यहाँ पर कट हो रही है। तो यहीं पर आपका फर्स्ट पॉइंट लोकेट हो जाएगा, ये, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लोकेट हो गया। दूसरे के लिए देखो, x पे है हमारे पास में 4 और y पे है 432। तो सबसे पहले आप कहाँ पे जाओगे, x पे रखोगे 4 पे स्केल को और पैरेलल लाइन मारोगे, y एक्सिस के पैरेलल पे लाइन मारोगे। तो क्या बन जाएगी, चलो मैं ऐसे रख के मार रहा हूँ उसको, पैरेलल लाइन x पे जाओगे 4 पे और y एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल पे डॉटेड लाइन को लगाओगे। तो ये रखा मैंने पैरेलल पे और कर लो डॉटेड लाइन। फोर पे डॉटेड लाइन होगी। उसके बाद में x एक्सिस पे 4 पे आ गए और y एक्सिस पे उस टाइम पे कितना था, y एक्सिस पे उस टाइम पे था 432, कितना 432। तो रखो भाई 432 पे, ये है 432 है ना, ये है 432 और रखो 432 पे और x एक्सिस पे, x एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल पे लाइन मारनी है डॉटेड लाइन, ये रखा, ठीक है। हो गया, मार दो भाई डॉटेड लाइन, ये आ गई हमारी। वैसे अगर आपके पास में ग्राफ पेपर होगा तो ये सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। मेरे पास में इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है ग्राफ पेपर, लॉकडाउन के बीच में मिल भी नहीं रहा है, इसीलिए मैं इसी से काम चला रहा हूँ। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। इतना करने के बाद में देखो ये कहाँ पे कट कर रहा है, ये कट कर रहा है यहाँ पर। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा, हो गया दूसरा पॉइंट। अब इसी को, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए आपको क्या एक लाइन ड्रॉ करनी है स्केल के साथ में, जो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ती हुई जाएगी। तो ये देखो दोनों पॉइंट्स को जोड़ रही है और ये हमारी मैंने लाइन, ठीक है। जब आप, चलो मैं रेड पेन के साथ में मारता हूँ उसको, इस वाली लाइन को मैं रेड पेन के साथ में मारता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए।
होगी। अब इतना करने के बाद में अब आपको पता है कि पॉइंट्स के कुछ नाम भी ज़रूर होते हैं। तो इस वाले पॉइंट का क्या नाम होगा? मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और साथ ही साथ पॉइंट के नाम के साथ में इसके कोऑर्डिनेट्स भी आते हैं। सबसे पहले एक्स आता है, एक्स पे ये कितना है 1 है, कॉमा वाई पे कितना है, वाई पे है ये हमारे पास में 433। तो ये हो गया पॉइंट 1 की लोकेशन। इसी के साथ में ये पॉइंट बी होगा, एक्स पे जो कि 4 है और वाई एक्सिस पे जो है 432। ये कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है? दिस इज़ ग्राफ फॉर इक्वेशन 2। और इक्वेशन 2 क्या थी हमारे पास में? इक्वेशन 2 थी हमारे पास में x + 3y = 1300। ये किसका है? ये है x + 3y = 1300। ठीक है, एक हो गया। आगे चलते हैं इक्वेशन 1 वाली के लिए ग्राफ। ये है इक्वेशन 1, x पे 0, y पे 650, x पे 1, y पे 649.5, x पे 2, y पे 649। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले x पे 0, x पे जब आप 0 जाओगे तो इसका मतलब आप ओरिजिन पे आने वाले हो। x पे 0 है, तब y पे कितना हो आप? y पे उस टाइम पे आप 650 हो। y पे कितना हो उस टाइम पे? 650। तो y पे 650 जाने के लिए x पे 0 मतलब यहाँ से शुरू करोगे और y पे 650 कहाँ पे आएगा? जाओ भाई सीधा, ये आ रहा है सीधा का सीधा 650। कहाँ पे आ रहा है 650? ये पॉइंट। जब ये y पे 650 है उस टाइम पे ये x पे 0 है, इसीलिए ये y लाइन के ऊपर ही आएगा पॉइंट। ठीक है, जब x 0 हो, x की वैल्यू 0 हो, उस टाइम पे पॉइंट जो होता है वो y एक्सिस के ऊपर ही होता है। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, x इस टाइम पे 0 है और y इस टाइम पे 650 है। दूसरा पॉइंट जो है, दूसरे पॉइंट के लिए x जो है वो हमारे पास में 1 है और y जो है वो 649.5। चलो सबसे पहले हम 649.5 वाले पॉइंट की ही बात कर लेते हैं। बताओ भाई, इस y एक्सिस के ऊपर 649.5 कहाँ पे आएगा? जाहिर सी बात है 649 और 650 के बीच का जो पॉइंट होगा, ठीक है, वो किसको शो करेगा? वो 649.5 को शो करेगा। तो ये है बीच का पॉइंट। समझ रहे कुछ? कहाँ पे? 650 और 649 के बीच का पॉइंट यहाँ पर ये 649.5 को शो करेगा। तो क्या कह रहा था वो? जब हमारे पास में x जो है वो 1 है, उस टाइम पे 649.5 आ रहा है y पे। तो x पे 1 पे पहले लाइन बजी हुई है, x पे 1 और y पे उस टाइम पे कितना आ रहा है? 649.5। कर लो यहाँ से, देखो कहाँ पे कट करता है, यहाँ पर कट करता है ये। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट वी लोकेट फॉर द इक्वेशन 1। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट क्या है? x पे 2 है और y पे है 649। चलो भाई x पे 2 चलते हैं। x पे 2 ये हो गया x पे 2। x पे यहाँ पे भी 2 आता है x पे, वहाँ पर हम स्केल को रखेंगे और एक पैरेलल लाइन मारेंगे y एक्सिस के। लेकिन ये लाइन क्या होगी? डॉटेड होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है, इस डॉटेड लाइन को आप ख़त्म करोगे, आप इसको पेंसिल के साथ बनाओगे। मैं इसको पेन के साथ बना रहा हूँ, आप इसको पेंसिल के साथ में बनाओगे। तो x एक्सिस पे 2 है और y एक्सिस पे ये कितना है? 649 कहाँ पे है? ये है 649। ठीक है, 649। तो बताओ भाई, यहाँ से भी एक डॉटेड लाइन आएगी जो कि पैरेलल टू x होगी। कहाँ पे कट कर रही है? यहाँ पे।
यहाँ पे कट कर रही है कि नहीं, कर रही है। अब क्या करोगे, इसके लिए भी आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ती हुई जाएगी। कर लो भाई। जा रही है, जा रही है। ये क्या है हमारे पास में, ये है इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन क्या थी हमारे पास में, 3x + 6y = 3900। ये इस वाली इक्वेशन को शो कर रही है। अब इन वाले पॉइंट्स का भी नाम होगा, है ना, ये A है, ये B है, इसको मैं C कह लेता हूँ। ठीक है, ये क्या है, ये C पॉइंट है। C पॉइंट की लोकेशन क्या है, X पे है ये 0 और Y पे है ये 650। इस वाले पॉइंट को मैं D कहता हूँ। X पे है ये 1 और Y पे ये कितना है, Y पे है ये हमारे पास में 649.5। ये है हमारे पास में E पॉइंट। लोकेशन क्या है, X पे है ये 2 और Y पे है ये हमारे पास में 649। क्या है ये, 649 पे आ रहा है। तो इस तरीके से ये हमारे पास में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की। क्या है ये, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इस ग्राफ को अगर हम देखें तो इस ग्राफ के बीच में आपको एक चीज़ तो देखने को मिल रही है कि ये जो लाइंस हैं ये पैरेलल नहीं है। इक्वेशन 1 की जो ग्राफ आ रहा है वो इक्वेशन 2 के ग्राफ के पैरेलल में नहीं है, है ना, यहाँ से कम है, डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है। तो अगर हम इसको और ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। इसका मतलब इन इक्वेशंस का, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमारे पास में बन रहा है, इनका आगे जाके यूनिक सॉल्यूशन निकलने वाला है अगर हम इनके सॉल्यूशंस को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ग्राफ पेपर की थोड़ी किल्लत है मेरे पास में, लेकिन ग्राफ पेपर के बिना ही एक प्लेन पेपर के ऊपर भी किस तरीके से ग्राफ बनाया जा सकता है, कैसे उसको समझा जा सकता है, उसका यूज़ करके मैंने आपको इन सवालों को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा कि किस तरीके से प्लेन पेपर का यूज़ करके भी आप ग्राफ बना सकते हो और कैसे इन सवालों को, इन स्टेटमेंट्स को आप इक्वेशंस के बीच में तब्दील कर सकते हो, कैसे इनको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो और कैसे इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इन्हीं लफ्ज़ों के साथ में आज आपसे विदा चाहूँगा। कल फिर हाज़िर हो जाएंगे अगले कुन सवालों को लेकर के। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।